लेकिन वो तो कुछ नहीं जाता ना। जरा इधर भी पलट के कह दो कि दलित लाइफ्स मैटर, यहां पे भी कह दो कि माइनॉरिटी मैटर्स, मुस्लिम्स मैटर। एक तरफा आक्रमण है। चीन की फौज ने एक तरफा तरीके से बिना वार्निंग, बिना किसी, और इनमें एक दो इलाके तो है जिसके बारे में कभी विवाद ही नहीं रहा। डिफेंस सेक्रेटरी जो है रक्षा मंत्री के बराबर हमारे यहाँ, उसने चिट्ठी लिख दी, उसने डिफेंस स्टाफ को, पूरे डिफेंस फोर्सेस के चीफ को चिट्ठी लिख दी, हम संविधान की सेवा के लिए इशारा। मैंने कहा था कि कहाँ है इस देश के कवि, कहाँ है इस देश के कलाकार, कहाँ है इस देश के कहानीकार, कहाँ है इस देश के फिल्मकार। कम से कम कवियों ने मेरी शिकायत दूर कर दी है भाई। पिछले महीने में मैंने इतनी नज़में, कविताएं, शेर पढ़े हैं, पेश भी किए हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे शेयर भी किए हैं, जिससे भरोसा होता है कि हिंदुस्तान की आत्मा नहीं मरी है। हमारी कुर्सियों की जो भी हालत हुई हो, कम से कम आत्मा इस देश की जिंदा है, ये महसूस होता है। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे दोस्त दाराब फारूकी की एक नज़्म से। आपको याद है वो जो शाहीन बाग पे कविता उन्होंने लिखी थी? मैंने बहुत बोला होगा उसके बारे में, बहुत जगह मैंने प्रचार प्रसार किया था, न जाने कितनी जगह मैंने खुद जा के वो पढ़ी थी, उनकी आवाज़ में सुनाई थी लोगों की। उसका नाम शाहीन बाग है, याद है वो कविता? वही दाराब फारूकी हमारे दोस्त, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने मजदूरों के बारे में एक कविता लिखी है, जिसको पढ़ के मैं आज बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। कहते हैं, मेरे पैरों में छाले हैं, मेरे पैरों के छालों में पानी है जो मैं पी नहीं सकता। जिंदगी आपके ही जैसी है मगर अब जी नहीं सकता। खुददारी के जो कपड़े थे, खुददारी मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी के जो कपड़े थे वो शहर छोड़ आया हूँ, दुख पहन के आया हूँ, भुखमरी ओढ़ आया हूँ। मैं शरीर अपना अपने पैरों पे ढो के लाया हूँ, मरे बच्चे को अपने कंधे में पिरो के लाया हूँ। याद है आपको? मैंने एक क्लिप एक अखबार की पेश की थी, आपके सामने शेयर की थी फेसबुक पे, जहाँ वो फादर, बच्चे का पिता कह रहा है फोटोग्राफर से, जर्नलिस्ट से कि मेरी फोटो मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरे कंधे पे जो बच्चा है उसकी मौत हो चुकी है, और अगर आप फोटो छाप देंगे तो पुलिस मुझे रोक लेगी, मैं घर जाके इसका दाह संस्कार करना चाहता हूं। मैं शरीर अपना अपने पैरों पे ढो के लाया हूं, मरे बच्चे को अपने कंधे में पिरो के लाया हूं। मैं औरत हूं, बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, बस इंसान नहीं। बस एक वोट हूं मैं, किसी का अरमान नहीं हूं। जैसे सड़क पे मरता इंसान बड़ी खबर हो नहीं सकता। डूबता मरता आदमी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। मैं समझता हूं ये पंक्ति प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। डूबता मरता आदमी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। मजदूर था, तुमने सांस लेना भी मजदूरी कर दिया। तुमने ताले भी ऐसे डाले, मेरा मरना जरूरी कर दिया। देखते आना लाशों को जो पड़ी हर सड़क किनारे हैं। तुमने शहर से निकाला है हमें, गांव अब भी हमारे हैं। हम मजदूर हैं, कारीगर हैं, हम ही तो किसान हैं। तुम सिर्फ 5 साल हो, हम सदियों से हिंदुस्तान हैं। सलाम दाराब भाई, तुम सिर्फ 5 साल हो, हम सदियों से हिंदुस्तान हैं। ये जो संदेश आपका है उन लोगों के लिए जो कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी जो सदियों से हिंदुस्तान है, आज इस संदेश की हमें जरूरत है। और हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको कोई तरीका ढूंढना है ये संदेश ले जाने का कि हम सदियों से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जागा हुआ है, कुर्सियां भले ही सो गई। ये कुर्सी वालों के लिए तो किसी ने कहा था ना कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। कई बार मेरा इन कुर्सी वालों से तो ये मन करता है कहने का कि भाई जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं सकते? तुम उतर जाओ ना अगर कुछ कर नहीं सकते तो। लेकिन इस देश की आत्मा जिंदा है। गुलजार साहब ने 2 नज़में लिखी हैं। इस बीच हमारे दोस्त सतनाम मानक ने पंजाबी के अंदर कुछ गीत बनाए हैं। मैंने इससे पहले आपको विष्णु नागर जी की कविता पढ़ के सुनाई थी। मैंने कविता आपको बताई होगी, राजेंद्र राजन जी की पढ़ी थी, बोधिसत्व जी की कविता पढ़ के सुनाई थी। ऐसी बहुत कविताएं, नज़में, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। उस सब के बारे में
आपके सामने रखूंगा। बीच बीच में हमारे दोस्त प्रियदर्शन ने कुछ शेर लिखे हैं, लेकिन अभी इतने सारे शुरू में ही इतनी कविता शेर का सिलसिला न कर दूं, तो चर्चा शुरू करते हैं। मैंने कहा आज कई बातों पर करनी है बात। शुरुआत आज कोविड-19 के संख्या से नहीं करेंगे, आज अंत उससे करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका का काला सच। अब ये काला सच बड़े अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल होता है। काला शब्द को हमने कई बार इतना मैला बना दिया है कि जब काला सच का मतलब होता है, काले का मतलब घिनौना सच, बुरा सच, डर्टी ट्रुथ, जिसको छुपाया जा रहा है, ब्लैक ट्रुथ, डार्क ट्रुथ। लेकिन काला सुंदर हो सकता है, काला प्रिस्टीन हो सकता है, प्योर हो सकता है। तो आज अमेरिका का वो काला सच हुआ क्या? अमेरिका के एक शहर में एक पुलिस वाले ने एक काले व्यक्ति को पकड़ा क्यों? क्योंकि एक दुकान से उसको फोन आया था कि एक आदमी ने हमें $20 का नकली नोट दे दिया है। अब वो आदमी तो दे के निकल गया, कौन था किसी को पता नहीं, बस ये कि वो काला था, वो 6 फुट का आदमी था। बस इस आधार पे पुलिस ने 2 ब्लॉक दूर एक काले आदमी को पकड़ दिया और उसे पकड़ने के बाद जमीन पे डाल दिया, जैसा सामान्यतः अमेरिका में किया जाता है। और उसके बाद जो हुआ अनहोनी बात थी कि अपने घुटने से उस पुलिस अफसर ने इस काले इंसान को, वो अपने आप में पहलवान है जिसको दबाया हुआ है, वो बॉडी बिल्डर है, वो एक बाउंसर का काम कर चुका है, चौकीदारी का काम कर चुका है, उस आदमी को दबा के उसकी गर्दन के ऊपर अपनी कोहनी रख के दबा के बैठा। और 5-10 सेकंड नहीं, 8 मिनट 25 सेकंड तक वो आदमी गर्दन को घुटने से दबा के बैठा हुआ है। और वो दबा हुआ आदमी मिस्टर फ्लॉयड कह रहे हैं, प्लीज प्लीज आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? और ये बेरहम व्हाइट अफसर दबाए रखता है। बाकी 3 लोग अफसर, वहां पे पुलिस के लोग ऐसे टहल रहे हैं जैसे कुछ बच्चों का खेल हो रहा हो। और असली बात है कि ये घटना पड़ोस में खड़ी एक औरत अपने वीडियो पे रिकॉर्ड कर रही है। इससे ये खबर पूरे देश में फैली, पूरे दुनिया में फैली। वो एक वीडियो, उस वीडियो को देख के फिर तो जैसे अमेरिका में पूरा नासूर फूट पड़ा है। वहां की जो रेशियल इनइक्वालिटीज है, हर कदम पे रेशियल इनइक्वालिटी है अमेरिका के अंदर। जो लोग अमेरिका को एक सपनों का देश समझते हैं, वो सपने के पीछे क्या हकीकत है वो आपको अचानक ऐसी किसी चीज से होता है। नकाब गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है और नंगी सच्चाई आपके सामने आती है उस देश की जहां 200 साल बाद भी सिविल वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो रेशियल इनइक्वालिटीज है वो खत्म नहीं हुई है। और सारे अमेरिका में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, व्हाइट हाउस के बाहर लोग आ रहे हैं, ट्रंप को आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ट्रंप बंकर के अंदर जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितने खूबसूरत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल परसों मैं देख रहा था, हजारों लोग जमीन पे लेटे हुए हैं 8.5 मिनट तक, और बस सिर्फ एक कह रहे हैं, आई कैनॉट ब्रीथ, आई कैनॉट ब्रीथ। ये जो सांस नहीं ले पा रही है वो अमेरिका के ब्लैक्स नहीं, ये अमेरिका की सिविलाइजेशन है जो अपने आप को सभ्य कहती है। ये सभ्य सिविलाइजेशन सांस नहीं ले पा रही है। बहुत दिन बाद ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर बहुत व्हाइट लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अब व्हाइट ब्लैक को कैसे कहा जाए, इसके अंदर हिंदी भाषा में बड़ा वो रहता है। व्हाइट को तो गोरा कह देते हैं, गौरवंशी, क्योंकि गोरा हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा सुंदर शब्द माना जाता है। ब्लैक क्यों क्या कहें, काला, काला कहते ही हमारे मन में काला कलूटा कुछ नेगेटिव सी इमेजेस आती हैं। फिर अश्वेत कहना शुरू हुआ, लेकिन हमारे साथी ओम थानवी जी ने, बुजुर्ग ने बताया है, वरिष्ठ साथी हैं हमारे, कि भाई अश्वेत क्यों कहते हो, नॉन वाइट, ये कोई मतलब हुआ? नॉन वाइट तो मैं भी हूं, और उसको सिर्फ श्वेत से क्यों डिफाइन कर रहे हो? तो शायद हमें श्याम कहना चाहिए। श्याम हमारी कल्चर में वो काला है जो सुंदर है, कृष्ण श्याम है। तो ये श्याम वंशी है, जैसे वो गौर वंशी है तो ये श्याम वंशी है, श्याम वर्णी है। तो
जो शाम की प्रोटेस्ट है ये इस वक्त अमेरिका पे छाई हुई है। आर्टिस्ट, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पेंटर, फिल्म वाले लोग, बड़े बड़े सीईओ सब खुल के बाहर के अमेरिका में मानो इस वक्त इम्तिहान हो रहा है कि आज तुम इस सवाल पे बोलोगे या नहीं बोलोगे, और नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नाम उन लोगों में जाएगा जो इस वक्त चुप रहे। ट्विटर खुल के बोल रहा है, फेसबुक बच रहा है, फेसबुक उसके बारे में बोलने की बजाय कपिल मिश्रा के बारे में बोल रहा है, लेकिन आज अमेरिका में इम्तिहान हो रहा है। और इसका फायदा उठा के अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, वो ऐसे में किंतु परंतु नहीं कर रहे, ऐसे में ये भी नहीं कह रहे कि नहीं नहीं कुछ गलत तो हुआ है, ऐसे में खुल के कह रहे हैं अरे ये दंगाई हैं, इन दंगाइयों को कंट्रोल करो, इन दंगाइयों पे गोली चलेगी, अगर लूटिंग होगी तो शूटिंग होगी, मैं आर्मी को बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा। और वहां डिफेंस सेक्रेटरी जो है, रक्षा मंत्री के बराबर हमारे यहाँ, उसने चिट्ठी लिख दी, उसने डिफेंस स्टाफ को, पूरे डिफेंस फोर्सेस के चीफ को चिट्ठी लिख दी, हम संविधान की सेवा के लिए हैं। इशारा ये था कि ये मिस्टर ट्रंप की सेवा के लिए हम नहीं बने, और कहता है कि हमारा संविधान कहता है फ्री स्पीच को डिफेंड करना है, यानी कि इन लोगों के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करना। आप देखिए अमेरिकी समाज में बहुत कुछ सड़ा हुआ है, गला हुआ है, खराब है, लेकिन वहां कोई तो है जो लिख के कह सकता है अमेरिकी सरकार के लेटर हेड पे, हमारे लोगों के खिलाफ गोली नहीं चलानी। ये लोग सच की बात कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आस्था देती है। पिछले 10 दिन से हिंदुस्तान के बड़े लोगों में भी फैशन चला है, क्योंकि जब साहब अमेरिका के अंदर फैशन चला है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो हिंदुस्तान के बड़े लोग भी कह रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उनको मेरे जैसे किसी ने याद दिला दिया कि भाई साहब वो 7000 किलोमीटर दूर ब्लैक लाइव मैटर ये कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो कुछ नहीं जाता ना। जरा इधर भी पलट के कह दो कि दलित लाइव्स मैटर, यहां पे भी कह दो कि माइनॉरिटी मैटर्स, मुस्लिम्स मैटर। जैसे अमेरिका में एक एक शख्स से इस वक्त सवाल हो रहा है कि इस वक्त तुम बोलते हो या नहीं, तुम बड़े आदमी हो, बड़ी औरत हो, इस वक्त अगर चुप हो गए तो तुम्हारे उस बड़ापन का कोई फायदा नहीं, छोटापन है। उसी तरह का सवाल इस वक्त हिंदुस्तान में भी पूछा जाना चाहिए। वो सवाल पूछा जा रहा है, उम्मीद है और कड़ाई से पूछा जाएगा, क्योंकि दूर के किसी देश के अत्याचार, इंटरनल चीजों के बारे में टिप्पणी कर देना सबसे आसान काम है। मैं वो आसान काम नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं जिस परंपरा से आया हूं उनमें इन सवालों पे बोलना बहुत पुराना काम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन चंद पहले हिंदुस्तानियों में से थे जो कि अमेरिका गए थे ब्लैक मूवमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए। 1951 में, 1964 में 2 बार अमेरिका गए, दोनों बार ब्लैक्स के साथ खड़े हुए। और 1964 में जब वो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, तो उन्होंने तो जाके एक सेग्रीगेटेड रेस्टोरेंट में एंटर किया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद जब अमेरिकी सरकार को पता लगा अरे हमने तो इंडिया के एक एमपी को गिरफ्तार कर लिया, वो माफी मांगने आए। तो राम मनोहर लोहिया ने उन्हें कहा था मुझसे मत माफी मांगो, ये न्यूयॉर्क में तुमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा रखी है ना, उससे जाके माफी मांगो, जो बताता था कि तुम्हारी लिबर्टी कितनी ढोंगी है, कितनी झूठी लिबर्टी है तुम्हारी। इस बीच मैंने बड़ा सुंदर एक कार्टून देखा था जिसमें एक तरफ सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और दूसरी तरफ ये अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पूछती है क्यों, तुम्हारे यहां लिबर्टी के क्या हाल है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पलट के कहती है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो तुम्हारे यहां यूनिटी के हाल है वही मेरे यहां लिबर्टी के हाल है। ये बहुत बड़ा सच है। इस वक्त ये जो काला सच है, ये काला मतलब कुरूप नहीं, बदसूरत नहीं, काला मतलब सुंदर और काला, प्रिस्टीन ब्लैक, स्पॉटलेस ब्लैक, वो काला सच हमारे सामने है। और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट में कहा करते हैं लाल सलाम, इसलिए मेरी इच्छा होती है आज कहने को उन सब अश्वेत लोगों को, उन सब श्याम वर्णों को काला सलाम। दुनिया आपके साथ है, आप जो कर रहे हो बहुत बड़ा काम है इस वक्त, ये दुनिया को बदलने वाला काम। अमेरिका से पलट के आते हैं भारत चीन संबंध में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बड़ी जलेबी बन रही है अखबार के अंदर, भारत सीमा विवाद, भारत चीन और सीमा विवाद हो रहा है। इसके अंदर हमारे
जनरल वहां जा रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, डिप्लोमेट बयान दे रहे हैं, और अखबारों में अजीब अजीब तरह की हेडलाइन लग जाती है। मैंने हिंदी के एक अखबार में 4 दिन पहले हेडलाइन देखी, भारत और चीन दोनों की सेनाएं पीछे हटी। मेरे को हंसी आने लगी है, क्या आप हेडलाइन लगा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है वहां पे। तो मैं सारी जलेबी काट के आपको मोटी बात बता देता हूं, हो क्या रहा है इस वक्त। चीन भारत बॉर्डर, चीन भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है और यहाँ लद्दाख तक आता है। उधर अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे फिलहाल कुछ समस्या नहीं हो रही है, हालांकि जैसा आप जानते हैं चीन पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, कहता है। अभी फिलहाल विवाद वहाँ नहीं है, विवाद सिक्किम के पास वाले बॉर्डर पे है, पर वो बहुत छोटा सा विवाद है। असली विवाद जो लद्दाख वाला हिस्सा है उस पर हो रहा है। और मोटी बात, सिंपल फैक्ट्स आपको बता दूं, डिप्लोमेसी की भाषा में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बोलने में 1 घंटा लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता ऐसी बातें जलेबी की तरह घुमा के क्यों कहनी चाहिए। सिंपल मोटी बात ये है कि चीन ने भारत के 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा कैसे किया, ये इंडिया चीन का बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फेंस लगी हुई हो या क्लियरली कम से कम बाउंड्री के मार्क लगे हुए हो। ये बाउंड्री है डिस्प्यूटेड बाउंड्री, और ये इलाका ऐसे है जहां 12 महीना आप खड़े नहीं रह सकते। वहां तो कोई इंसान छोड़िए, पक्षी वहां 12 महीना नहीं रह सकता। तो वहां होता सिर्फ ये है कि गर्मी के महीनों में दोनों फौजें जाती हैं और अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करके वापस आ जाती हैं। ऑफिशियली बॉर्डर तय नहीं है, लेकिन दोनों की समझ है कि भाई यहाँ तक, इस नदी तक हम हैं, उस नदी की दूसरी पार तुम हो, ये घाटी हमारी है, उधर का पहाड़ तुम्हारा है, इत्यादि अंडरस्टैंडिंग है। बीच बीच में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं कभी कभी, ये सब सामान्य चलता रहता है और सब गर्मी के महीनों में ही होता है। इस बार जो हुआ कि चीन की फौज ने अचानक 3 जगह, एक नहीं 3, और तीनों जगह आसपास नहीं है, तीनों जगह एक दूसरे से 1000 किलोमीटर के डिफरेंस में, 3 जगह पे अचानक चीनी फौज जहां थी उससे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ी नहीं, बढ़ के वहां लंगर डाल दिया, वहां कैंप बना लिए, बंकर बना लिए हैं, बैठ गई है चीनी फौज। फिर भारत को पता लगा, भारत की फौज को बाद में पता लगा, कारगिल में एग्जैक्टली यही हुआ था, भारत की फौज को बाद में पता लगा, पहुंचे तब तक वो लंगर डाल के बैठे हुए। तो पहली बात सिंपल याद रखिए, ये कोई 2 तरफ का डिस्प्यूट नहीं है, दोनों पार्टीज आक्रमण नहीं कर रही हैं, एक तरफा आक्रमण है। चीन की फौज ने एक तरफा तरीके से बिना वार्निंग, बिना किसी, और इनमें 1-2 इलाके तो है जिसके बारे में कभी विवाद ही नहीं रहा है, वहां पे आके अचानक कब्जा कर लिया है। गफलत, क्लियरली भारत की तरफ से आक्रमण नहीं है, मगर भारत की तरफ से भयंकर भूल हुई है। हमारे फौज में, हमारे रक्षा मंत्रालय में, हमारे रक्षा मंत्री ने, पता नहीं किसने, लेकिन मामला तो रक्षा मंत्री तक जाना ही चाहिए, ये कहीं ना कहीं सो रहे थे, ऐसे में कब्जा हो गया है। कब्जा होने के बाद भारत सरकार ने सब कुछ किया है, फूफा की है, अपने दूसरे जवानों को भेजा है, लेकिन चीन जहां है वहां बैठा हुआ है आराम से। क्या भारत की फौज उन्हें खदेड़ सकती है? नहीं। चीन से पंगा लेना वो मामला नहीं है जो पाकिस्तान से पंगा लेना। पाकिस्तान के बारे में होता रहता है, आपने देखा होगा, टीवी स्टूडियो के अंदर 5 पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को बैठा लेते हैं, उन सबको डॉलर से पैसा देती है टेलीविजन चैनल, और बैठा के उनको गाली देती हैं, दे गाली पे गाली, राष्ट्रवाद, हमारा भारत मजबूत होता है, इस तरह की वाहियात हरकतों से। भाई ये सब काम आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हो, चीन के साथ करने की कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ते रहेंगे। ये रियलिटी है इसमें। चीन कब्जा करके बैठा है और भारतीय पक्ष से हमारी सरकार बातें कितनी बड़ी बड़ी कर ले, कितनी छाती ठोक ले, हकीकत यह है कि भारत सरकार से कुछ करते नहीं बन रहा। 2 बात कह सकते थे, या तो कह सकते थे कि भाई कब्जा कर लिया इन लोगों ने, बहुत बुरा लग रहा है, मौका आने पे हम इसको ठीक करेंगे। अब हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी कह रहे हैं नहीं नहीं विवाद है बॉर्डर पे, देखिए बॉर्डर पे वो ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, वो वहां आए हैं जहां वो समझते हैं कि उनका बॉर्डर है। अरे यही भाषा कहने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी पे हमला किया था। नेहरू जी ने कहा था कि ये सीमा विवाद है, ये पहाड़ियां हैं जहां एक घास भी नहीं उगती, क्या फर्क पड़ता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने और उस जमाने में राम मनोहर लोहिया ने बहुत बड़ा हमला किया था नेहरू जी पे कहने के लिए। आज राजनाथ जी नेहरू जी वाली भाषा बोल रहे हैं।
कह रहे विवाद है, चीन के लोग वहां आए हैं जहां वो समझते हैं कि उनका बॉर्डर है। भारत का रक्षा मंत्री ये भी नहीं कह रहा कि वो वहां आए हैं जहां हम समझते हैं कि हमारा बॉर्डर है, हमारी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये नहीं कह रहे। और कह रहे हैं बातचीत होगी। बातचीत निश्चित ही होगी, क्योंकि बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। चीन के खिलाफ आप बंदूक नहीं उठा सकते, चीन भी अभी कोई बंदूक नहीं उठा रहा है, और चीन के खिलाफ लड़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं आज की तारीख में। ऐसे में कहा जा रहा है बॉर्डर पे बातचीत होगी, बॉर्डर पे कल बात हो गई है, निकलना क्या था? कुछ नहीं निकलना था, कुछ नहीं निकलेगा। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फैसला होगा, एक और मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग में क्या फैसला होगा कि एक और मीटिंग होगी। ना तो चीन वहां से उठेगा जहां है, ना भारत उठा सकता है चीन को इस वक्त। तो चीन कब्जा करके बैठ गया, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बारे में मेरी एक समझ है जिससे मेरे ज्यादातर मित्र एग्री नहीं करते, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह दूं, मैंने लिखा भी है लेख। मेरा अनुरोध है, मेरी मान्यता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस गलती भारत सरकार से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है आक्रमण चीन की तरफ से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पे हमला है। लेकिन अभी मोदी सरकार को इस पे ना घेरा जाए। क्यों? क्योंकि देश इतनी बड़ी पब्लिक इमरजेंसी से गुजर रहा है, हेल्थ इमरजेंसी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है, और अगर ऐसे में सरकार का ध्यान उस पे चला गया और पूरे देश का ध्यान उस पे चला गया तो हमारी हेल्थ और इकोनॉमिक हालत जैसी है उससे भी गिर जाएगी। हकीकत है कि इस वक्त भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। चीन के पास जितनी सामरिक शक्ति है, जितनी आर्थिक शक्ति है, और ऊपर से हमने अपने सारे पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ली हुई है। नेपाल से हमने पंगा ले रखा है, पाकिस्तान से तो खैर है ही है, जो हमारे पुराने दोस्त होते थे बांग्लादेश और श्रीलंका, उनके साथ भी पंगा ले रखा है, वो भी हमसे नाराज बैठे हैं इस वक्त। तो एक पड़ोसी दोस्त नहीं है, चीन ऊपर से आके बैठा हुआ है। कर क्या सकती है भारत सरकार इस वक्त? लेकिन अभी उसको घेरा ना जाए। 6 महीने बाद संसद में इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे कारगिल के बारे में हुई, इंक्वायरी होनी चाहिए। डिफेंस फोर्सेस जरूर इसके करेंगी, और रक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस क्राइसिस के दौरान मत कीजिए। इस क्राइसिस के दौरान अगर सरकार पे दबाव डाला गया तो सरकार को मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा वहां फ्रंट पे, और वहां जो कुछ भी होगा उससे देश को नुकसान होगा। वहां फ्रंट पे नुकसान होगा, क्योंकि चीन से पंगा लेना आसान काम नहीं है, और नुकसान होगा आर्थिक और हेल्थ के पक्ष में। तो मेरा अनुरोध है, सभी ऑपोजिशन पार्टी से अनुरोध है, इसको मुद्दा ना बनाइए, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा पंगा, इसके ऊपर कोई अभियान, देश में सरकार से जवाब मांगेंगे इत्यादि, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तीसरी बात जिसके बारे में बात करना चाहता था वो किसानों की है। सरकार ने कहा है कि किसानों के पक्ष में हम 3 बड़े कानून लेके आए हैं। हर बार आपने देखा होगा, हर हफ्ते सरकार कोई ऐतिहासिक घोषणा करती है। वो ऐतिहासिक घोषणा एग्जैक्टली वो होती है जो उससे 1 वीक पहले वो कर चुकी है, और वो 1 वीक पहले जो घोषणा हुई थी वो एग्जैक्टली वो होती है जो 3 महीने पहले हो चुकी है। किसानों के बारे में ये घोषणा तीसरी चौथी बार की जा रही है, और कहा जा रहा है इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज किसानों के लिए कर दी गई है कि बस अब तो समझिए किसान खुशहाल। ये है क्या मामला? लंबी बात नहीं करूंगा, छोटे में आपको समझा देता हूं ताकि हम मुख्य दूसरी बातों पर जा सकें। सरकार ने कुल मिला के 3 कानून बदले हैं। इन तीनों कानूनों का कोविड से या किसानों के वर्तमान संकट से कोई मतलब नहीं। इन तीनों में से एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसकी एक भी किसान संगठन ने मांग की हो। कम से कम आज के संदर्भ में तो किसी ने जिक्र भी नहीं किया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सरकार ने 3 बड़े कानूनों की घोषणा की है। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन करना, दूसरा है मंडी एक्ट एपीएमसी में संशोधन करना, तीसरा है ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करना। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसमें संशोधन क्यों किया गया है? सरकार का दावा है कि इससे पहले जमाखोरी के नाम पे व्यापारियों को कृषि उपज खरीदने से रोका जाता था। वो ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे, स्टॉक नहीं कर सकते हैं तो किसान को दाम नहीं दे सकेंगे। ऐसे में जो कृषि उत्पाद है उसका भाव जो है, क्रॉप्स का, फसलों का दाम गिरेगा। ये बात कुछ हद तक सही है। और अगर जैसे प्याज के दाम बढ़ते हैं उस टाइम सरकार कहती है कि हम छापा मारेंगे, गोदाम पे छापा मारेंगे, इसका मतलब है वो ज्यादा प्याज कभी खरीद के रखेंगे नहीं तो प्याज के दाम गिरेंगे। ये बात सही है, लेकिन इसमें 2 मामले हैं। पहला ये याद रखिए कि ये सरकार जो आज कह रही है कि हम एसेंशियल कमोडिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्ट का, उसने अप्रैल के महीने में इस एक्ट का इस्तेमाल किया है।
अचानक क्या हो गया, एक महीने के अंदर आपका हृदय परिवर्तन हो गया? इससे पहले भी बजट में वित्त मंत्री ने कहा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम अमेंड करेंगे, अप्रैल में उसको लागू, उसको एक्चुअली इस्तेमाल किया गया, और मई में फिर हृदय परिवर्तन हो गया, कहा कि नहीं हम तो बदलेंगे। चलिए हो गया हृदय परिवर्तन, अच्छा हुआ, लेकिन क्या इससे किसान को फायदा होगा? किसान को फायदा हो सकता है, होगा या नहीं ये इस पे निर्भर करता है कि जब किसी खाद्य पदार्थ के दाम बढ़े, जैसे प्याज के बढ़ते हैं, मान लीजिए गेहूं के बढ़े, मान लीजिए किसी दाल के बढ़े, उस वक्त सरकार क्या दाम को बढ़ने देगी, या उस वक्त छापे मारेगी, उस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का फिर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये प्रोविजन सरकार ने अभी भी अपनी जेब में रखा है कि जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। तो देखना पड़ेगा, और इसका कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ेगा इसको भी देखना पड़ेगा। जो एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन हुआ है उसके लिए सरकार का दावा है कि देखिए जो एपीएमसी बनी थी अनाज मंडी, इन मंडियों को मोनोपोली मिल गई है, और ये इसका मोनोपोली का इस्तेमाल करके किसानों से जरूरत से ज्यादा पैसा ऐंठते हैं, और किसान के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो कहीं और जाके बेच सके। सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत क्या है? तो बात सही है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है। मंडियां कुछ ज्यादा शुल्क किसानों से लेती हैं, उसको खत्म कर दीजिए, वो करने के आपके पास 50 तरीके हैं। लेकिन भाई इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मंडी किसान का शोषण कर रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंडियां हैं नहीं, किसान को मंडी चाहिए। मैं प्रतापगढ़ में गया था 2 साल पहले हमारे सूखा वाले आंदोलन के दौरान, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब्जी मंडी के अंदर धान बिकता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, दिखाया उन्होंने, और वहां पे जो 1500 रुपए के अंदर धान बाकी जगह बिक रहा था वहां 900 रुपए का बिक रहा था, क्योंकि मंडी नहीं थी। तो किसान ये नहीं कह रहा कि मुझे मंडी के चंगुल से बचाओ, किसान तो कह रहा है मुझे मंडी दिलवाओ। ये देश के किसानों की समस्या है। और जो तीसरा एक्ट है जिसका चर्चा की जाती है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो ठेके पे खेती होती है उसको कानूनी दर्जा देना। फिर अपने आप देखने में बात सही लगती है, क्योंकि जो किसान ठेके पे टेनेंसी में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी कर रहा है, क्योंकि देश के बहुत बड़े इलाके में खेती एक्चुअली तो लोग जिसकी जमीन है वो तो आधे से कम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा जमीन तो ठेके पे किसी को दे देते हैं, बटाई पे दे देते हैं, वो करता है। तो सरकार कहती है कि देखिए बटाईदार को फायदा हो जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो उसको बाकी चीजों के अंदर फायदा हो जाएगा। फिर सुनने में अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या वास्तव में इसका फायदा बटाईदार को मिलेगा? क्या इसका फायदा ठेके पे जो कर रहा है उसको मिलेगा, या कि इसका फायदा उठाने के लिए कोई बड़ी कंपनी आएगी जो हजारों एकड़ को कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी और वहां पे खेती करवाएगी? ये तीनों जो कानून है, इन तीनों के बारे में कुछ किसान के हितैषी लोग भी इसके बारे में काफी पॉजिटिव हो गए हैं। प्रोफेसर अशोक गुलाटी जैसे लोग जो किसान के हितैषी हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं बहुत अच्छे कानून है, बड़ा फायदा होगा इससे। मेरा अनुमान है, व्यवहार में आप देख लीजिएगा, इससे फायदा हो सकता है किसान का, लेकिन होगा नहीं। फायदा होगा सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों का। ये कंपनियों को, ट्रेडर्स को, और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वो होती है जहां कोई एक कंपनी 10,000 एकड़ जमीन ले लेती है, फिर उसके ऊपर खेती करवाती है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर शुरू होगी, इससे छोटे किसान का कोई फायदा नहीं होगा। कोरोना की आड़ लेके छोटे किसान के कंधे पे रख के जो बंदूक चला रहा है वो कंपनी है, वो किसान नहीं। तथ्यों से इनकार करना बहुत समझदारी की बात नहीं, और इससे देश प्रेम जाहिर नहीं होता कि अगर कोई छुपा के रखता, जिन लोगों ने इस बात ये छुपा के रखी थी प्रधानमंत्री से भी कि कारगिल के ऊपर ये हो गया है, वो लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? वो देश के प्रेमी थे? उन्होंने इंडियन आर्मी के गौरव को बढ़ाया था इस खबर को दबा के, या कि नुकसान किया था? समझ के बोले। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन चाइना प्रोडक्ट बायकॉट? हर्षित भाई पूछ रहे हैं। हर्षित भाई, मुझे तो बचकानी बात लगती है। बचकानी बात इसलिए लगती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री में ये साहस हो कि हाँ पूरा देश चीनी इस अतिक्रमण का मुकाबला करेगा, अगर मेरे रक्षा मंत्री में ये हिम्मत हो कि बोलें कि उनकी फौज हमारी जमीन पर बैठी है, ये आएं बाएं बातें न बोलें कि वो जैसी जो वो अपनी सीमा समझते हैं उसमें आके बैठे हैं, तो पहले तो मेरा प्रधानमंत्री, मेरा रक्षा मंत्री हिम्मत करे सच बोलने की। नंबर 2, क्या हम में हिम्मत है ये कहने की कि मौका आएगा हम इसका मुकाबला करेंगे?
नंबर 3, क्या हमारी हिम्मत है ये कहने की कि ये चाइनीज कंपनियां जितनी आती हैं उसके बारे में सरकार एक नीति बनाएगी? आप और मैं किसी खिलौने का बायकॉट करें, कोई गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आए उसका बहिष्कार करें, बहुत अच्छी बात है, कर लें। लेकिन ये जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या उसके बारे में बोलने की किसी की हिम्मत है? और एक बात और कह दूं, वो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैंने बात कही थी ना, सरदार पटेल की ये जो इतनी महान विशाल मूर्ति हमने बनाई है, इसको लास्ट टच देने का ठेका किस कंपनी को मिला था पता है? वो चाइनीज कंपनी थी। उसको तोड़ेंगे आप कहेंगे कि हमने गलती की। अगर आप ये सब करते हैं और फिर जनता को कहते हैं कि अब जनता भी जुड़े, एक खिलौना नहीं खरीदेंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे, तो वो राष्ट्रीय संकल्प होता है। जब प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, रक्षा मंत्री कुछ ना बोले, आप इकोनॉमिक पॉलिसी पे कुछ ना करें और इधर इशारा करें कि तुम बायकॉट करो, तुम कुछ करो, ये बचकाना हरकतें होती हैं। देश बचकाना हरकतों से नहीं बनते हैं। हिम्मत हो तो पूरा देश खड़ा हो, मैं तो निश्चित खड़ा हूँ, लेकिन उसके लिए फिर बड़ी हिम्मत की जरूरत है। प्रवीण गवांडे जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द इल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट? लॉकडाउन वाज सपोज्ड टू मेक केसेस जीरो, व्हाई पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग अप? They are more culprit than government, then they are not speaking up. प्रणीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त चुप रहना अपराध है। आप जुड़िएगा, हम तो बोलेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, जानता हूं कभी ना कभी इसकी सजा देनी पड़ेगी, बोलने की सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह। जब देश के हित में बोलना हो, जो मैं बोल रहा हूं, ये तो रक्षा मंत्री को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच है, बहुत कुछ लिखा गया है, एक एक चीज का प्रमाण है। न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह है, तो बोलेंगे। प्रणीत भाई आप भी जुड़ेंगे इसमें? अगर जुड़ेंगे तो अपना नाम, पता, जो भी कांटेक्ट डिटेल्स आप भेजना चाहें, हम आपसे संपर्क करेंगे। ऐसी एक देश में ट्रुथ आर्मी बनाने की जरूरत है, जो सच बोले, अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। विजय कुमार भास्कर, बिहार में चुनाव होने वाला है, इस कोरोना में चुनाव कैसे संभव है? ये प्रश्न मेरे मन में भी है भाई। अभी परिस्थिति देखिए, महीने भर क्या परिस्थिति बनती है उसके बाद देखना चाहिए। पर हाँ, अगर स्थिति इतनी खराब है जैसी ऐसा लग रहा है कि बनेगी, हालांकि बिहार में अभी बहुत फैला नहीं है, लेकिन अगर तेजी से फैलाव होता है तो चुनाव करवाने मुश्किल होंगे। अंकित त्यागी, सुना है सरकार ने 20 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ किसानों के लिए रखा है। आपको क्या लगता है यह अमाउंट काफी है? किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान बच पाएगा? अंकित भाई, ये सब अफवाह है, सब झूठ है। ये 20 लाख करोड़ ही अपने आप में झूठ है। 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज इस देश को नहीं मिला है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक दिन बैठ के अलग अलग रंग की पर्चियां बना के रखा था। एक्चुअली 20 लाख करोड़ के प्रचार लिफाफे के ऊपर 20 लाख करोड़ लिखा है। उस लिफाफे के अंदर जब भूसा हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, तो जो माल है वो 1,76,000 करोड़ का ही है। 1,76,000 करोड़ का सचमुच पैसा है जो सरकार ने लगाया है। कोई 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की और फायदे हैं जो सरकार ने लोगों को पहुंचाए हैं। 4 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, 4% ऑफ जीडीपी, मतलब कोई 8 लाख करोड़ के करीब का। तो 10 लाख करोड़ टोटल इससे होते हैं। बाकी 10 लाख करोड़ टोटल गपशप है, कोरी गप है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ने केवल 1,76,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। उसमें से एक भी एडिशनल नया पैसा किसान के लिए नहीं है। किसान को जो किसान सम्मान निधि पहले चली आ रही थी, वो देने की घोषणा कर दी दोबारा। अरे भाई, वो तो मिलनी थी, तो नया फैसला का है। तो अभी तक किसान को कुछ नहीं मिला है, किसान को केवल दावे मिले हैं। और ये जो इनकम दुगनी करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल हवाई बात है। 4 साल पूरे हो गए थे, कोरोना तो बाद में आया है ना। कोरोना आने से पहले 4 साल हो चुके थे। 6 साल में दुगनी करनी थी इनकम, 4 साल में कम से कम 1.5 गुना तो की होती ना, किए। आप चेक कर लीजिए, हर साल मुश्किल से 2% बढ़ी है। उसके भी आंकड़े ठीक नहीं है सरकार के, और कह रहे थे कि 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने के लिए हर साल कम से कम 10.5% बढ़ाने की जरूरत थी। फिर उसको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से अगर आप बढ़ाएंगे तो वो 6 साल में 2 गुना हो जाता। 10.5 छोड़िए, 2% के करीब बढ़ा है।
और हालत ये है कि सरकार अब आंकड़े देने से डर रही है, बता नहीं रही है कि क्या स्थिति होगी। तो ये तो सच्चाई है। अब इसके अंदर दुगना वगैरह करने की बात तो एकदम फिजूल है। सिद्धार्थ गवई भाई पूछते हैं, मुंबई में देश से सबसे ज्यादा केसेस हैं और अनलॉक में मुंबई शहर को शामिल किया गया, काफी सारे स्लम एरियाज में अब तक कोई हेल्थ कैंप भी नहीं रखा गया है, आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मुंबई में बहुत अच्छा हैंडल नहीं किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े शहर में जिसके पास साधन है वहाँ इतने हैफिजर्ड तरीके से, इतने अव्यवस्थित तरीके से हम इतने बड़े संकट को हैंडल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का रिकॉर्ड इस मामले में कतई अच्छा नहीं है, ये मेरी अपनी समझ है। अनिल कुमार मुंजाल, I can support you in development of national strategy on COVID-19 कॉन्टैक्ट डिटेल। बहुत अच्छी बात है अनिल मुंजाल भाई, जैसे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भेजा है, मैं बाकी सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हर्षित जैन भाई कहते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिल्लीज गवर्नमेंट डिसीजन टू रिजर्व हॉस्पिटल्स फॉर दिल्लीइट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो। दिल्ली सरकार ऐसा फैसला कर रही है कि दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। अब सवाल है कि दिल्ली वाला है कौन? इस वक्त इतना ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा कि बाहर से पेशेंट कोई दिल्ली में आ रहे हो, पेशेंट्स को दिल्ली में ले लेके आ रहे हो, ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के वोटर, दिल्ली में इतने लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन दिल्ली के वोटर नहीं, तो क्या सरकार उनका इलाज नहीं करेगी? और अगर वो होता है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये याद रखिए, दिल्ली में इतनी ज्यादा सुविधाएं इसलिए बनी है, दिल्ली में इतने अस्पताल हैं, इतना कुछ है, वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर संसाधन लेते वक्त आप पूरे देश के संसाधन लेते हैं तो फिर जिम्मेवारी में भी आपको पूरे देश की जिम्मेवारी लेनी होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से अधिकांश सवालों का जवाब हो गया है। कोई सवाल यदि नहीं, मेरे ख्याल से अधिकांश सवालों का जवाब हो गया है। आप सबसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि अब इस देश में इतने बड़े संकट का मुकाबला करने के लिए हमें एक नई लोक शक्ति बनाने की जरूरत है। अब हमें सरकारों से शिकायत करने की बजाय खुद खड़ा होकर कुछ करने की जरूरत है। आप उसमें शामिल होंगे? अगर होंगे तो अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहीं डालिए, yogendra.yadav@gmail.com पे ईमेल डालिए, जवाब देंगे, संपर्क में रहेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जल्द ही, ये लॉकडाउन के समय हमने जिस तरह से फेसबुक की सीरीज चलाई है, अब एक नई तरह की फेसबुक की सीरीज हम शुरू करेंगे। अगले हफ्ते से या उसके एकदम तुरंत बाद एक नई सीरीज शुरू करेंगे। पोस्ट लॉकडाउन जो परिस्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए एक नई तरह की बातचीत। आपने सुना